ओके, वेलकम बैक टू द इनहेरिटेंस एकेडमी। आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक, तो जैसे कि हम पहले पढ़े हैं कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि O2 और CO2 किस मीडियम के थ्रू कैसे किस कंडीशन में लंग्स से टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ से लंग्स में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा लंग्स है। ठीक, यहाँ पे इन्वायरमेंट से आया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ब्लड में गया। ठीक है, ब्लड ही है जो एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करती है। यहाँ इस टॉपिक में ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, ये फिर आया। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज़ में दिया। ठीक, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन दिया और यहाँ से CO2 लिया। ठीक, ये CO2 फिर ब्लड में गया और फिर ये ब्लड से कहाँ पहुँचा, लंग्स में, और ये फिर आउट हो गया। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन एक्चुअल में कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और CO2 कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक, तो NCERT कहती है कि अबाउट 97% ऑफ द CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। ठीक है, देखो दो चीज़ होता है यहाँ पे, हम ब्लड के दो ही कंपोनेंट की मेनली बात करेंगे। ठीक है, पहला RBC की और दूसरा प्लाज्मा की। इसी के थ्रू O2 का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो 97% RBC के थ्रू होती है और जो रिमेनिंग 3% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो देखो होता है RBC में होता है एक रेड कलर पिगमेंट जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के ही थ्रू हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। ठीक, ये है हमारा RBC। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कंबाइन हुआ। ठीक है, कहाँ पे कंबाइन हुआ, तो हीमोग्लोबिन में कंबाइन हुआ। ठीक है, और ये फिर टिश्यूज़ तक पहुँच गया। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल फॉर्म में होता है, मतलब कि HbO2 जब कंबाइन होगा तो HbO2 बना देगा। फिर ये जैसे ही कंडीशन ऐसा जनरेट होगा तो ये टूट जाएगा और फिर से ये O2 में फिर O2 दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, ताकि हम NCERT के लाइंस को थोड़ा समझ पाएँ। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्टरी। ठीक है, ठीक, जिसमें ब्लड है। अब ब्लड में एक कंपोनेंट है जिसको बोलेंगे हम RBC। ठीक, ये RBC बना हुआ होता है रेड कलर पिगमेंट से जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक, ये रेड कलर पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो एक लाइन है कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 यूनिट एंड ईच यूनिट हैज़ 1 Fe इन +2 स्टेज। इसका मतलब क्या है, देखो हीमोग्लोबिन का, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ आता है। ठीक है, और ऐसा ऐसा 4 चेन होता है इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसमें से 2 चेन जो होता है वो अल्फ़ा चेन होता है। ठीक है, और 2 चेन जो होता है ये बीटा चेन होता है। ठीक है, और हर एक चेन में, ठीक है, एक एक Fe होता है, एक Fe अल्फ़ा चेन में, फिर एक Fe बीटा चेन में, ऐसे ही एक अल्फ़ा चेन में, एक ये बीटा चेन में। ठीक है, तो एक जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 चेन से बना होता है। ठीक है, ठीक, और हर एक चेन में एक एक Fe होता है, तो टोटल इसलिए हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 यूनिट। ठीक है, और हर में
एक एक Fe होता है, ठीक है, वो +2 स्टेज में होता है, ठीक है, क्योंकि पता है कि Fe का एक +2 स्टेज भी हो सकता है और Fe का +3 स्टेज भी हो सकता है, ठीक है। और हर एक Fe एक एक ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, ये है Fe, ये एक ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये है एक Fe, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऐसा ही ये और ये, तो टोटल 4 हमारे पास Fe है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना को कर सकता है, 4 ऑक्सीजन को कैरी, ठीक है। तो NCERT की यही लाइन है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। देखिए यहाँ से आया है, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हमें NCERT के लाइन को समझ सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, ये अपने आप तो नहीं होगा ना, ठीक है, एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होगा, फेवरेबल कंडीशन, जिसके थ्रू की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंडीशन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का बात, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए, तभी वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का हाई कहाँ पे होगा, ऑफकोर्स लंग्स में होगा, क्योंकि लंग्स में ही हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और एक्सचेंज हो रहा है वहीं पे, ठीक है। तो ये हाई होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसके साथ साथ और 3 कंडीशन है, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को भी देखा जाता है, ठीक है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है। ये 4 कंडीशन ही होता है जिसके थ्रू क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो सकता है, और साथ ही इसका डिसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब कि ये जो HbO2 है इसका ब्रेकडाउन, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया तेरा HbO2, इसके साथ जब इस इधर आएगा तो एसोसिएशन, और ये जब टूटेगा तो मतलब डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो 2 जगह है, ठीक है, एक तो हमारा है पहला लंग्स में, ठीक है, और दूसरा है या फिर बोल सकते हैं एल्वियोली में, और दूसरा है हमारा टिश्यूज़ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा ऑफकोर्स, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा, ठीक है। H+ आयन भी हमारा यहाँ पे लो होगा, कैसे होगा आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर भी ऑफकोर्स यहाँ पे लो ही होगा, क्योंकि टिश्यूज़ में ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट, ये सब कंडीशन ही है जो हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर टिश्यूज़ में देखें तो ये सारा जो कंडीशन है अपोजिट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, लो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा, क्योंकि कुछ यहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा CO2 बन रहा है, ठीक है। H+ आयन का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे हाई होगा, और टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई होगा, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का कंडीशन लंग्स में बनता है, और इसका डिसोसिएशन का कंडीशन टिश्यूज़ में बनता है। ऑफकोर्स ये नेचुरल है, क्योंकि लंग्स से हमें O2 मिल रहा है तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन डेवलप हो रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, और टिश्यूज़ में हमें ऑक्सीजन देना होता है तो ऐसा कंडीशन डेवलप हो रहा है जिससे कि टिश्यूज़ हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो रहा है और वो टिश्यूज़ में जा रहा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी ऑक्सीजन बाइंडिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। देखो ये क्या है, पहला ये एक्स एक्सिस है, देखिए इसमें है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा ये वाई एक्सिस है, उसमें क्या है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन का परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में ये कर्व हमें ये दिखाता है कि कितना ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। इसी को प्लॉट करने का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या है,
ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड ए परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, विद दिस कर्व इज कॉल्ड डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये कर्व बनता है हमारा सिग्मॉइड, ये एस शेप्ड का बना ना, एस शेप्ड का, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व बनता है, सिग्मॉइड कर्व बनेगा, एस शेप का कर्व बनता है, ठीक है। और यही एक कर्व है जिससे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितना भी हमारा कंडीशन था ना, जो कि हम पढ़े थे कि pH, CO2, O2, ठीक है, टेम्परेचर, तो इसके जो ये सब सारा तो वेरिएबल्स है ना, तो इसमें जो चेंज होते रहेगा, तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है ऑक्सीजन के डिसोसिएशन कर्व में, या फिर ऑक्सीजन के बाइंडिंग में क्या क्या अफेक्ट पड़ सकता है, इससे हम क्लियरली पता कर सकते हैं इस कर्व से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है या फिर कर्व है जिसके मतलब समझना ज़रूरी है ताकि हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को और ऑक्सीजन के एसोसिएशन डिसोसिएशन को समझ सकें। अगर थोड़ा जनरलाइज व्यू में थोड़ा समझें, हम ग्राफ को देखें कि ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बाइंडिंग है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। 20 पे 30 हमारा बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। 30 पे वैसे ही हमारा 60 बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बाइंडिंग बढ़ रहा है, वैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बाइंडिंग हमारा बढ़ रहा है, एक जनरलाइज व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, ठीक है। ये तो हमारा ग्राफ हुआ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का ग्राफ हुआ, तो चीज़ें एकदम नॉर्मल है, ठीक। दूसरा है पहला, या तो ग्राफ ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो सकता है या तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, दो चीज़ हो सकता है। देखो, तो जैसे ही पहला अगर हम लेफ़्ट की बात करें, तो जैसे ही अगर ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है तो देखो क्या होता है, ठीक है। मान लो यहाँ 20 पे पहले 30% O2 का बाइंडिंग हो रहा था, उसी 20 पे अब देखो क्या हो रहा है, 50% O2 का बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन एफिनिटी होगा किसके किसके बीच, O2 और Hb के साथ, ठीक है। तो एफिनिटी का जब लेफ्ट होगा तो एफिनिटी इंक्रीज होगा, एफिनिटी में बोल सकते हैं एक बाइंडिंग का कैपेसिटी, इसी को बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है। O2 और Hb का, हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। और वही, और जब ग्राफ हमारा राइट शिफ्ट होगा तो ऑफकोर्स उसके अपोजिट होगा, कि मतलब O2 और Hb का जो एफिनिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एफिनिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि O2 और Hb का एफिनिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, O2 का डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है मतलब O2 हमारा रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये समझना है आखिर चीज़ें क्या बोलना चाह रही। तो वही कि शिफ्ट टू लेफ्ट होगा तो मतलब क्या होगा कि एफिनिटी हमारा, एफिनिटी बिटवीन O2 एंड Hb इंक्रीज होगा। वही अगर शिफ्ट टू राइट होगा तो एफिनिटी बिटवीन O2 एंड Hb डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एल्वेओली की बात कर रहा होगा, जहाँ की हमारा क्या क्या कंडीशन है, हाई PO2 है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई है, लो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, ठीक है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा किसका, O2 का, मतलब O2 का Hb के साथ बाइंडिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वही अगर शिफ्ट टू राइट की बात करेगा तो टिश्यूज़ में बात करेगा, जहाँ की कंडीशन टोटली अपोजिट है, मतलब कि लो PO2 है, हाई PCO2 है और हाई हमारा H+ है, ठीक है, और टेम्परेचर भी हाई है। इस कंडीशन में क्या करेगा, हमारा पहले ही बात किए हैं कि यहाँ पे डिसोसिएशन होगा HbO2 का, ठीक है, HbO2 का डिसोसिएशन होगा, जिससे कि हमारा O2 रिलीज होगा और वो कहाँ पे जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें सिमिलर है पर थोड़ा सा हमें ग्राफ के टर्म्स में समझना है कि राइट कंडीशन कहाँ पे जनरेट होगा, लेफ़्ट
अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चंस कभी आए इस पर तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यही सब सारा कंडीशन है, यहाँ भी दिखाया गया है ग्राफ में। इसमें से एक चीज़, ये वाला चीज़ याद रखना है, 2,3-DPG, ठीक है, इसको बोलते हैं 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान बनता है, ठीक है। ये एक चीज़ में याद रखना है कि ये क्या करवाता है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे 2,3-DPG हाई होगा तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, और जहाँ पे लो होगा 2,3-DPG वहाँ पे ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी चीज़ें तो पता ही है आपको। ये pH लो है मतलब H+ हाई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इसी ग्राफ से रिलेटेड हम बोल सकते हैं 2 टर्म है, ठीक है। पहला टर्म है हमारा बोर इफेक्ट और दूसरा है हमारा हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जो हम पढ़े हैं वही है, समझ लेते हैं। तो क्या है बोर इफेक्ट? यह है क्या है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको बोल देंगे कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई CO2 concentration इन टिश्यूज। इसी को बोल देंगे हम बोर इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट कुछ भी नहीं है, हमें पता ही है कि जैसे जैसे, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, वैसे ऐसे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा। मतलब कि यही कि HbO2 है, ठीक है, वो क्या होगा, Hb+O2 में डिसोसिएट हो जाएगा। कहाँ पे? टिश्यूज़ में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें टिश्यूज़ में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है। तो इसी इफेक्ट को बोलेंगे हम बोर इफेक्ट, ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा टर्म है हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा लंग्स में है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे Hb ऑक्सीजन को कैरी करता है, वैसे ही Hb CO2 को भी कैरी करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस CO2 को हमें बाहर ले जाना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के वजह से, ठीक है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से O2 का जो एफिनिटी होता है, CO2 का जो एफिनिटी होता है HB के साथ, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक। इसी को बोल देंगे हम हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर HB का CO2 के साथ एफिनिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो किसके साथ बढ़ेगा? ऑफ कोर्स HB का O2 के साथ एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है, एफिनिटी बढ़ेगा। तो एक्चुअल में यहाँ हो रहा है, कंडीशन ऐसा जनरेट कर दिया जा रहा है कि HB का CO2 के साथ डिक्रीज हो ताकि CO2 छूट जाए और बाहर चले जाए, और O2 जो अंदर आ रहा है उसका HB के साथ जो एफिनिटी वो इंक्रीज हो ताकि उसे अच्छे से बाइंड कर सके और वो टिश्यूज़ में जा सके, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा, मतलब बोलेगी तो फिनोमिनन है जिसको हम हाल्डेन इफेक्ट बोलेंगे। तो अगर हाल्डेन इफेक्ट को थोड़ा सा हम लिखने की कोशिश करें तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हाल्डेन इफेक्ट क्या है? इट इज़ ए टर्म दैट एक्सप्लेन्स हाउ ऑक्सीजन affect CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको हम सिंपली हाल्डेन इफेक्ट को इस लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हैं।
एक चीज़ और यहाँ पे बोर इफेक्ट में ऐड कर सकते हैं कि पीएच, लो पीएच, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर CO2 एंड लो पीएच, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। अगर मोटा मोटा बात करें तो बोर इफेक्ट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, कब, विथ इंक्रीज इन CO2 का कंसेंट्रेशन एंड डिक्रीज इन पीएच का, ठीक है। वही हाल्डन इफेक्ट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कैपेसिटी विथ इंक्रीज इन ऑक्सीजन का कॉन्सन्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर बोर इफेक्ट और हाल्डन इफेक्ट ईजीएस्ट वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो जैसा कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली CO2 O2 से ज़्यादा इजीली क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि ड्यू टू इट्स सोल्यूबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्यूबल है ऑक्सीजन के कंपेयर में ब्लड में, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। इसको हम पूरा एक इसी डायग्राम के थ्रू देखेंगे सारा चीज़ें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 वेज से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। पहला ये इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट के, ठीक है, ये होता है अप्रोक्स 70% मेजोरिटी में, ठीक है। दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है, ये होता है 20 to 25%, ठीक है। और लास्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व स्टेट तो किस में होगा? ऑफकोर्स प्लाज्मा में होगा। प्लाज्मा में ये होता है अप्रॉक्स 5 to 7%, ठीक है। ये 3 फॉर्म है। पहला इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व स्टेट, ठीक है। 3 फॉर्म से CO2 ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से लंग्स में, ठीक है। तो 1 by 1 इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब देखो पहला फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, टिश्यू से ही, ठीक है, यहाँ से CO2 जनरेट हुआ, ठीक है। ये CO2 फिर डिफ्यूज़ हो गया कहाँ पे? RBC में, ठीक है। ये हमारा RBC पूरा रेड वाला पार्ट, ये RBC CO2 में डिफ्यूज़ हो गया। अब ये क्या किया? CO2 H2O के साथ कंबाइन किया, ठीक है, और ये बनाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यही है हमारा एंजाइम, इसको याद रखना है। इसी के प्रेजेंस में CO2 H2O के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा? कार्बोनिक एसिड ये इसी फॉर्म में नहीं रहता है, ये डिसोसिएट हो जाता है किस फॉर्म में? H+ और HCO3 के फॉर्म में। ये जो HCO3 है यही है हमारा बाइकार्बोनेट,
ठीक। और ये जो H+ है, अब ये अगर ऐसे ही RBC में रहा H+ के फॉर्म में तो बार बार ये बनेगा और H+ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, pH का इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। H+ इंक्रीज होगा मतलब pH डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा, ब्लड हमारा एसिडिक हो सकता है। तो क्या होगा, ब्लड हमारा एसिडिक हो सकता है। तो इस एसिडिसिटी से बचाने के लिए जो H+ है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और ये बन जाता है HB, इसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। H+ का तो हो गया जो होना था। अब हमारे पास है HCO3, यही है कार्बोनिक एसिड, और इसी को हमें समझना है कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब देखो ये HCO3, अब इसका दो चीज़ हो सकता है, या तो ये HCO3 यहीं पे रहेगा मतलब RBC में रह सकता है, ठीक है, या तो ये HCO3 बाहर चले जाएगा प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो होता है ना, अबाउट 70 to 80% वो बाहर चले जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके क्या होता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये बना देगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ये फिर आगे ट्रेवल करेगा और लंग्स पे जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये अगर HCO3 बाहर जा रहा है, ठीक है, ये बाहर जा रहा है, ठीक है, तो जो RBC का जो हमारा आयनिक है बैलेंस वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए Cl प्लाज्मा से RBC में आता है, ठीक है, जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये आता है, ठीक। इसको बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड शिफ्ट, या फिर हैम्बर्गर इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा इसको याद रखना है क्लोराइड शिफ्ट को कि क्या है और क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो CO2 आया, RBC में इंटर किया और H2O के साथ कंबाइन होके ये फिर बाइकार्बोनेट बनाया, बाइकार्बोनेट फिर ये प्लाज्मा से बाहर गया, इसी के रिस्पांस में Cl हमारा अंदर आया, ठीक है, ठीक। और ये बैलेंस क्रिएट किया और मेजॉरिटी जो है CO2 HCO3 के फॉर्म में हमारा कंबाइन होके बाहर चला गया, ठीक। तो दूसरा फॉर्म है हमारा क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। क्या है, CO2 है, ये अब क्या होगा, HB के साथ कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, और ये बना देगा HbCO2, ठीक। होता क्या है कि ये कार्ब अमीनो इसलिए बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अमीनो मीन्स जो हीमोग्लोबिन में जो HAEMO ग्लोबिन में जो होता है, ठीक है, ये हीम पार्ट है जो Fe है, ग्लोबिन पार्ट है जो एक प्रोटीन चेन है, मतलब अमीनो ग्रुप का चेन है, ठीक है। तो ये अमाइन ग्रुप से अटैच हो रहा है, ठीक है, ये मतलब ये ग्लोबिन चेन से अटैच हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अबाउट 20 to 25% इस फॉर्म में ये ठीक कंबाइन होके फिर वो बाहर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। थर्ड हमारा जो क्या कहते हैं वेस है वो है हमारा डिज़ोल्व फॉर्म में, ठीक है, प्लाज्मा है, इसमें डायरेक्टली CO2 डिज़ोल्व हो जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजी, कोई ज़्यादा झंझट नहीं,
ठीक है जी। ये हमारा 3 वेज है जिससे कि CO2 कंबाइन होता है ब्लड में, ठीक है। पहला RBC में, ठीक है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा CO2 डायरेक्टली हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, कार्ब अमीनो बनाएगा, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। और थर्ड हमारा सिंपली डिसॉल्व फॉर्म हो जाएगा CO2 प्लाज्मा के साथ और ट्रांसपोर्ट होगा। तो 2 साइट है, पहला एक तो टिश्यू का साइट है, ठीक है, जहाँ पे कंडीशंस क्या जनरेट हो सकता है। ये जो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है ये एक्चुअल में कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो टिश्यू साइड में क्या होगा, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा और O2 हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। वहीं अगर हमारा लंग्स में बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होगा और CO2 डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा CO2 का डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो जितना भी CO2 जिस फॉर्म में भी आया है वो डिसोसिएट होके बाहर चला जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये इधर कि जब कंडीशन जनरेट होगा तो ये HCO3 फिर H2CO3 बन जाएगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। वही CO2 लंग्स में, जब ये लंग्स में जाएगा तो बाहर हो जाएगा। वही जब ये लंग्स में जाएगा तो ऐसा कंडीशन बनेगा जहाँ पे HbCO3 क्या होगा, अपने आप रिवर्स हो जाएगा CO2 में और HBO में, तो HBO फिर बाहर हो जाएगा। वही डिसॉल्व स्टेट में यहाँ जब लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली O2 फिर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये अपना फॉर्म बदलेगा। जब वो टिश्यूज़ में होगा तो एसोसिएशन का फॉर्मेशन होगा कि CO2 बनेगा, और वही जब हमारा लंग्स में जाएगा तो डिसोसिएशन का फॉर्म बढ़ेगा, मतलब कि CO2 टूटेगा और फिर वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो NCERT का जो लास्ट लाइंस है पैराग्राफ का, वो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि बोलती है कि O2 के टर्म में कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 कैरी कर सकती है, 5 ml ऑफ O2 कर सकती है। वही CO2 के टर्म में बात करें तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 क्या कहते हैं डिलीवर कर सकती है, 4 ml का CO2 का डिलीवर कर सकती है, ठीक है। तो ये NCERT की लाइन है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है पूरा। अब क्या करना है, सिंपली ये लेक्चर देखना है और NCERT पढ़ना है। इस लेक्चर में NCERT का हर एक लाइंस का डिटेलिंग है, ठीक है। ये सब जो जितना है आप NCERT में पढ़ेंगे तो हर एक लाइन का डिकोड्स है ये सब, ठीक है। ये थोड़ा सा बोर इफेक्ट जो है और जो हल्डन इफेक्ट है वो थोड़ा सा NCERT से बाहर है, पर इसको थोड़ा समझना होता है। क्योंकि ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसको ध्यान में रखना है। लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या है, ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा सा जब क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी आएगा और डिटेल में आएगा तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 4 चेन होता है, 2 बीटा 2 अल्फ़ा चेन होता है, ठीक है। और इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, हीमोग्लोबिन मतलब एक हीम होगा, मतलब Fe होगा, ग्लोबिन में होगा कि एक प्रोटीन का चेन होगा, ठीक है। तो ये 4 है, इसके सेंटर में Fe होता है, ठीक है। तो एक Fe एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो ऐसा ही 4 है तो 4 ऑक्सीजन कैरी करेगा एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो थोड़ा इसको याद रखना है। ये NCERT इसको डायरेक्टली बोल दी है तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो
पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और ठीक फाइनली यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक पढ़ते रहना है, अपना ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ये समझने और जो समझाने का ये जो सिलसिला है चलता रहेगा बस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।